So आज हम क्या पढ़ेंगे आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट आर्टिकल 1 2 3। आज हम पार्ट 1 के लास्ट आर्टिकल पे, आज हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आर्टिकल 4 क्या होता है। अमेंडमेंट्स मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ 368। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 4 समझने के लिए आपको दो क्लॉसेस समझने की बहुत जरूरत है। पहला ये है कि अगर आप कोई भी लॉ आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाते हो तो उसके साथ ही साथ आपको शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 दोनों में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, शेड्यूल 1 हमारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मेंशन की गई है और यहाँ पे क्या मेंशन किया है, राज्य एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यसभा की सीट्स को मेंशन किया है, यहाँ पे स्टेट्स को किया है। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉ था कि अगर आप कोई भी आर्टिकल 2 हमारा क्या था कि आप कोई भी फॉरेन स्टेट इंडिया में ऐड करते हो एज इन स्टेट तो वो आर्टिकल 2 के तहत, एंड आर्टिकल 3 के तहत अगर आप कोई भी बाउंड्री को ऑल्टर करते हो या स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाते हो, यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाते हो, तो ये हमारा किसको गिवन है, एब्सोल्यूट पावर पार्लियामेंट को। इस लॉ के अंदर आप कुछ भी चेंज करते हो, कोई भी, तो इन आर्टिकल के अंदर कोई भी लॉ चेंज करते हो तो आपको उसके साथ साथ शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 में भी चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप कल यूपी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, वेस्टर्न यूपी एंड ईस्टर्न यूपी, तो 28 स्टेट से हमारे कितने हो गए, 29 स्टेट। तो जब हमारे हो गए तो शेड्यूल 1 में चेंज करोगे ना कि अब 29 हो गए कि 28 ही रहने दोगे, नहीं ना, तो चेंज करोगे। सेम गोज फॉर द शेड्यूल 4। अगर हमारे 29 स्टेट हो गए तो उस स्टेट का आप राज्यसभा को सीट्स उसको अलॉट करोगे ना। सो दैट इज वाई जब आप आर्टिकल 2 एंड 3 में चेंज करते हो तो साथ साथ इन दोनों शेड्यूल में भी चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड क्लॉज समझने की। इससे पहले हमें आर्टिकल 368 समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 368 क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए प्रोसीजर बताते हैं। पहला ये है कि अगर आपको कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करना है उसके लिए आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी, फॉर एग्जांपल अगर आपको लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो लोकसभा में अभी टोटल कितने लोग हैं, एलोकेशन ऑफ सीट्स कितनी है, 543, राइट। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में ये होता है कि आपको एब्सोल्यूट से आधे से थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है ना। तो अगर आपको बिल इंट्रोड्यूस करना है तो एटलीस्ट आपको 273 वोट्स चाहिए होगा ताकि ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो। समझ गए कि अभी अगर आपको कोई भी लॉ बनाना है, कुछ भी करना है, तो बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए, बताने के लिए आपको 273 वोट्स चाहिए। उसके बाद जब अगर बिल इंट्रोड्यूस होगा तो लोकसभा में ही 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उस टाइम कितने लोग हैं लोकसभा में, 450 लोग हैं, है ना, और 273 ने इंट्रोड्यूस कर दिया, वोट हो गया। अब 2/3 मेजोरिटी को पास करने के एटलीस्ट आपको 300 लोग चाहिए, 300 वोट चाहिए, सो दैट ही राज्यसभा में जा पाए। ठीक है, सेम गोज फॉर राज्यसभा में भी यही होगा कि 2/3 मेजोरिटी से, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से ही आपको पास करना पड़ेगा, देन ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और साइन होगा एंड देन वो लॉ बनेगा। ये हमारा पहला केस था। सेकंड ये होता है सेम कि अगर आपको लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस करना है तो आपको 273 एटलीस्ट वोट चाहिए सो दैट वो इंट्रोड्यूस हो पाए। सेकंड, अगर लोकसभा में आपको वहीं पे लोकसभा में आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होगा एंड राज्यसभा से, एंड आपको 14 स्टेट्स का कंसेंट चाहिए होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है 14 स्टेट का हमें कंसेंट क्यों चाहिए होगा, क्योंकि सेकंड केस है फेडरल स्ट्रक्चर के लिए। अगर आपको कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज करना होता है तो आपको 14 स्टेट का कंसेंट चाहिए होता है, बस इसमें ये ऐड है। वो ऐसा क्यों, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, है ना। तो अगर आप स्टेट में कोई भी चीजें चेंज करना चाहते हो तो भाई 28 स्टेट में से कम 14 स्टेट्स के तो बोलोगे ना कि भाई ये सही है या गलत, उनसे पूछोगे ना। जब वो स्टेट बोल दे, रेक्टिफाई कर दे, तब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट अपना एक्सेंट देंगे एंड देन वो लॉ बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, आर्टिकल 368 के ये प्रोसीजर है कि आपको ऐसे पास कराना है ना। अब दूसरा आता है, दूसरा क्लॉज में जब आपको समझ आ गया कि आर्टिकल 368 क्या है, तो इसमें दूसरा यही चीज है कि अगर आप आर्टिकल 2 एंड 3 के तहत कोई भी लॉ लाते हो तो वो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 है। मीन्स वो आर्टिकल 368 के प्रोसीजर से होकर आपको नहीं गुजरना पड़ेगा, उसके लिए आप सिंपल मेजोरिटी से भी पास करा सकते हो। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी बेसिकली होती क्या है, ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है। बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसमें क्या हो चाहिए, 50+1 प्रेजेंट इन वोटिंग चाहिए होते हैं, 50+1 प्रेजेंट इन वोटिंग। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में कितने सीट्स हैं, 543, है ना।
जिसमें से मानिए चलो 100 है, वो नहीं आए, एब्सेंट हो गए, है ना। 43 लोगों ने से देने से मना कर दिया कि भाई हम वोट नहीं देंगे, ठीक। अब बचे हमारे पास 400। 400 लोग कहते हैं कि ठीक है हम वोट देंगे, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो यहाँ पे केस है कितना होना चाहिए बिल पास करने के लिए, 200+1। अगर इतने वोट्स आ गए तो वो बिल प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद वो लॉ बन जाएगा। तो यही बोलता है आर्टिकल 4 नंबर 1, पहले से रिवाइज करवा रही हूँ, कि अगर आप आर्टिकल 2 एंड 3 के तहत कोई भी चेंज करते हो तो उसके साथ साथ ही आपको शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 में भी चेंज करना पड़ेगा। और सेकेंड, अगर आपको आर्टिकल 2 एंड 3 के तहत कोई भी पास कराना है बिल, तो आप सिंपल मेजोरिटी से पास करा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप आर्टिकल 368 से होके गुजर के जाओ। ठीक है, इतना आया समझ। यही था हमारा आर्टिकल 4। आर्टिकल 1, 2, 3 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड रीऑर्गेनाइजेशन। चलिए आज हम समझते हैं कि हमारा स्टेट्स कैसे फॉर्म हुआ और इंडिपेंडेंस के बाद कैसी कैसी चीजें हुई। ठीक है, इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद, है ना, हमारे 2 इंडिपेंडेंस नेशन है, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इंडिया में अभी टोटल कितने थे हमारे, 552 प्रिंसली स्टेट्स है, जिसमें से 549 जुड़ चुके थे। 3 ऐसे स्टेट से जो बहुत ज्यादा आनाकानी कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद। हैदराबाद ये कहता है भाई हमें 2 डिफरेंट नेशन चाहिए, हमें नहीं जुड़ना है ना इंडिया ना पाकिस्तान के, है ना। उस टाइम जो हैदराबाद था वो एक पूरा स्टेट हुआ करता था, आज सिटी बट पूरा स्टेट हुआ करता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मा देकर रखा था कि भाई सारे जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको यूनियन बनाने का। उसके साथ साथ सेकेंड मेंबर कौन थे, वीबी मेनन को भी, एंड माउंटबेटन। ये लोग थे, ये 3 लोग थे जिन्होंने अपना ठान के रखा था कि हम सारे प्रिंसली स्टेट को जोड़ के रखेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे ऑपरेशन पोलो कर दिया हैदराबाद में। इन्होंने क्या किया कि पुलिस की वर्दी में आर्मी को भेज दिया, तो वहां पे कूच काच के लोगों को, एंड देन उन हैदराबाद हमारे साथ शामिल हो गया। सेकंड क्या आता है, जूनागढ़। जूनागढ़ था कि बेसिकली यहाँ पे जो यहाँ का राजा था वो क्या था, मुस्लिम था। ठीक है, और यहाँ की जो पब्लिक थी वो क्या थी, हिंदू थी। तो जूनागढ़ का जो राजा था भाई वो जाना चाहता था, पाकिस्तान से मिलना होता था, ये गुजरात में है। तो अब बताओ हम गुजरात दे देते पाकिस्तान को, ऐसा नहीं हो सकता। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां पे वोटिंग करा दी, क्या करा दी, वोटिंग, दैट इज कॉल्ड रेफरेंडम। ठीक है, तो पब्लिक ने बोला कि भाई हमें इंडिया के साथ आना है, तो यहाँ का भी इसका भी किस्सा खत्म, ये हमारे साथ आ गया। सेम गोज फॉर कश्मीर। अब कश्मीर का अलग ही था, तो कश्मीर में उल्टा था, जो वहां की पब्लिक थी वो मुस्लिम थी और जो वहां का राजा था वो हिंदू था, राजा हरि सिंह। ठीक है, अब कश्मीर ये चाहता था ना हम इंडिया के साथ जाएंगे, हम ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी के बाद कश्मीर में कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान ने वहां पे हमला कर दिया। राजा हरि सिंह आए और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, कहते हैं भाई भाई ऐसा हो गया, मेरी प्लीज हेल्प कर दो। तो वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा दिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विलय पत्र। उसके बाद कश्मीर हमारे साथ इंडिया के साथ ऐड हो गया। ठीक है, ये तो कहानी थी कि हमारे कैसे प्रिंसली स्टेट्स को हमने यूनियन में फॉर्म करके एक पूरा स्टेट बनाया। ठीक है, कैसे इंडिया में जोड़ के रखा। नेक्स्ट आता है कि हमने स्टेट का क्लासिफिकेशन 1950 में इन्होंने कैसे किया। जो हमारे 1950 में कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने 4 फॉल्स ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे, जिसमें से पार्ट ए में उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश प्रोविंस को रखा था। किसको, ब्रिटिश प्रोविंस, जहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था, है ना। फॉर एग्जाम्पल मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था, तो ये ब्रिटिशर प्रोविंस, इसमें टोटल 9 थे। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट्स। यहाँ पे भी हमारे टोटल 9 थे। यहाँ पे वही है जहाँ पे राजाओं का राज हुआ करता था, जैसे हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, ये सब हमारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट सी, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। चीफ कमिश्नर जो बहुत मेन मेन सिटीज माना जाता था, है ना, कि जहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड ये सब कर सकते थे, जैसे अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया। तो ये हमारे चीफ कमिश्नर प्रोविंस। एंड पार्ट डी में अंडमान निकोबार को रखा हुआ था। तो आप खुद ही देख रहे होगे ये कैसा क्लासिफिकेशन है, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तो बहुत अनऑर्गेनाइज लग रहा है। तो इसी के तहत उन्होंने काफी कमेटी आई थी लिंग्विस्टिक के बेसिस पे और कई बेसिस पे, सो दैट हम स्टेट को क्लासिफाई कर सके। ठीक है, तो आइए समझते हैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में।
स्टेट को हमें डिवाइड करने के लिए कुछ हमारी गवर्नमेंट ने ऐसी कमीशन को सेटअप करी थी। तो सबसे पहले जो कमीशन थी वो हमारी एसके धर कमीशन थी। ये लैंग्वेज के बेसिस पे आई थी कि हमें एक स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो जो हमारी एसके धर कमीशन थी वो 1948 ने इसने रिजेक्ट कर दी थी। सेम उसी साल हमारी जेवीपी कमीशन आई थी। इसमें कौन कौन मेंबर थे हमारे? नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, पट्टाभी सीतारामैया थे। ठीक है, इन लोगों ने भी लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने ये बोला था, उनका रीजन ये था कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे वापस से डिवाइड करने को बोल देंगे तो कोई लोग तेलुगु बोलते, कोई पंजाबी बोलते, कोई कुछ हिंदी बोलता है, तो स्टेट तो ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा। कल को लोग अपना अपना अलग अलग डिमांड करेंगे, तो इसलिए उन्हें इस बेसिस पे जो अर्ली कमीशन थे इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। ठीक है, तो एक बार आंध्र प्रदेश में देखो, आंध्र प्रदेश पहले क्या हुआ करता था, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश, सॉरी, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश एक हुआ करते थे, उसको हम कहते थे मद्रास प्रोविंस। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश वालों को ये कहना था कि हम थोड़ा भी नीचे जाते हैं वो लोग भाई तमिल बोलने लगते हैं, तमिल वाले भी यही कह रहे थे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में एक एक्टिविटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था पोटी श्रीमल्लू। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 56 डेज का हंगर स्ट्राइक करा था उस टाइम, जब ये 56 दिन के लिए भूखे थे, तो इनकी डेथ हो गई। अब वहां के लोगों को इतना गुस्सा आया कि भाई तुमने ये वो है ना, एजिटेशन स्टार्ट हो गया टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो उसके बाद गवर्नमेंट प्रेशर में आने के बाद 1 अक्टूबर 1953 में लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश को फर्स्ट स्टेट बनाया। ठीक है, लिंग्विस्टिक के बेसिस पे। ठीक, इसी के बाद से जितने दूसरे भी स्टेट थे वो लोग भी भाई करने लगे कि मुझे भी चाहिए, मेरा भी स्टेट होना चाहिए, है ना। साउथ इंडियंस वाले बोलने लगे, मराठास महाराष्ट्र वाले, गुजराती वाले, है ना, सब बोलने लगे कि मुझे भी चाहिए। तो उसी के बाद से जो हमारे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू साहब, उन्होंने क्या सोचा कि सुप्रीम कोर्ट की हेल्प लेते हैं। तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के कौन हुआ करते थे, जब फजल अली, है ना, शाह फजल अली। तो उन्होंने एक फजल अली कमीशन सेटअप की। तो उन्होंने क्या कहा, अली कमीशन का ये कहना था कि हाँ, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को डिवाइड होना चाहिए, पर उन्होंने एक क्लॉज लेके आए कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई मराठी बोल रहा है तो वहां पे हिंदी स्पीकिंग लोग नहीं जा सकते, सब लोग जा सकते हैं, एक्सेप्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप महाराष्ट्र में जा रहे हो तो आपको मराठी बोलने चाहिए। ठीक है, वहां पे इक्वलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप साउथ इंडियन जा रहे हो तो आपको कंपलसरी है कि आप साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलो। ठीक है, आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल आप वैसे बोलो। तो उन्होंने ये एक क्लॉज मेंशन किया था। उसी के बाद से फजल अली कमीशन की बात को मानने के लिए 7th अमेंडमेंट एक्ट आया 1956 में, जिसके साथ 14 स्टेट्स को बनाया गया एंड 6 यूनियन टेरिटरीज को। तो ये था हमारा, कैसे हमारे स्टेट्स कैसे क्रिएट हुए, कैसे नहीं। तो ठीक है, ये था आज हमारा लेक्चर खत्म हो गया। थैंक यू, आई होप आपको सारी चीजें समझ आए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप। थैंक यू।